हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर तक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। आज जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं, किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी का मतलब होता क्या है? तो स्टेबिलिटी का मेन मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में वह कंपाउंड का एग्जिस्टेंस क्या है। पर्टिकुलर कंडीशन मतलब टेम्परेचर का कंडीशन हो सकता है, प्रेशर का कंडीशन हो सकता है, ऐसे और कई कंडीशंस हो सकते हैं जो उस कंपाउंड के नेचर को, प्रॉपर्टी को बाधित करते हों। तो एक दिए हुए कंडीशन में किसी भी कंपाउंड का एग्जिस्टेंस क्या होगा, उस कंडीशन में वह कंपाउंड कितना एग्जिस्ट कर रहा है, वही उसके स्टेबिलिटी को रेफर करता है। इसको हम लोग कॉरिलेट करके भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके सामने कोई बहुत बड़ा विपदा आ गया हो, मतलब कोई परेशानी आ गया हो, ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें वह काफ़ी डिस्टर्ब रह रहा हो, तो उस डिस्टर्बेंस को वह व्यक्ति कितना झेल सकता है, यही उस व्यक्ति के मजबूती को जो है दिखलाता है, उस व्यक्ति के आत्मनिर्भरता को दिखलाता है। अब मान लो ऐसा कोई परिस्थिति आने के बाद कोई व्यक्ति घबरा जा रहा है, घबरा करके कोई गलत कदम उठा ले रहा है। जैसे होता है ना कि एग्जामिनेशन का टाइम है, कोई स्टूडेंट है, एग्ज़ाम खराब गया, तो कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं कि उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और सुसाइड कर लिए या वैसा कुछ भी गलत कर लिए। तो उस कंडीशन में वह स्टूडेंट अपने आप को एग्जिस्ट नहीं रख पा रहा है, तो इसका मतलब कि वह अनस्टेबल कंडीशन में है। लेकिन हाँ, वैसी परिस्थिति में भी यदि कोई अपने आप को सर्वाइव करवा ले रहा है, वैसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे उसको लॉस हो, तो इसका मतलब कि वह स्टेबल है। तो उस कंडीशन में अपने आप को एग्जिस्ट करके रखना ही स्टेबिलिटी कहलाता है। तो उसी प्रकार से कंपाउंड के लिए होता है कि किसी भी कंपाउंड में आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिए, प्रेशर चेंज कर दिए, उसके सॉल्यूशन का नेचर बदल दिए, कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, एसिड बेस मिला दिए, ऐसा करके, और यदि ऐसा चेंजिंग के बावजूद उस कंपाउंड का एग्जिस्टेंस बना रहे, इसका ही मतलब हुआ कि वह कंपाउंड स्टेबल है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी कंडीशन चेंज करने के बाद उस कंपाउंड के एग्जिस्टेंस में थोड़ा कुछ चेंजिंग आ जाए, उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाए, तो इसका मतलब कि वह कंपाउंड स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यही हुआ कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में वह कंपाउंड जो है कितना अपने आप को एग्जिस्ट करके रखता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस बना हुआ रहेगा उस कंडीशन में भी या नहीं। तो इसको हम लोग यदि लिखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी of a complex compound, stability of a complex compound is assigned to be its existence in aqueous solution with respect to its bond dissociation energy, gives free energy, a standard electrode potential, और pH of the solution and rate constant और activation energy of substitution reaction। क्या इसका मतलब है
बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज असाइंड टू बी इट्स एग्जिस्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन with respect to its bond dissociation energy, gives free energy, a standard electrode potential या फिर उस सॉल्यूशन का pH। कहने का मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में कितना एग्जिस्ट करेगा, कब, जब उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को प्रभावित किया जाए, गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज किया जाए, या उस कंपाउंड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको चेंज किया जाए, साथ ही साथ उस सॉल्यूशन के पीएच को। तो इन सारे फैक्टर्स को चेंज करने के बावजूद उस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन में क्या एग्जिस्टेंस है, उसी को रेफर करता है स्टेबिलिटी। या फिर उस कंपाउंड के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट, कंपाउंड कितना जल्दी बन रहा है, या फिर यदि वह कंपाउंड फर्दर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो है इस कंपाउंड के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखो इसमें से जो ये सारे टर्म्स हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर पीएच हो, तो ये सारे टर्म जो हैं ये थर्मोडायनेमिक टर्म है। एनर्जी से रिलेटेड बात है, ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं। लेकिन वही आप रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हो या एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो इस सब के बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, मतलब ये सभी काइनेटिक टर्म्स हैं। तो किसी भी कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी है उसको आप थर्मोडायनेमिक टर्म के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हो या काइनेटिक टर्म के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसी के आधार पे, चूँकि स्टेबिलिटी में थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक टर्म्स दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इसी के आधार पे जो है इस कंपाउंड के स्टेबिलिटी को हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी बोलेंगे और साथ ही साथ काइनेटिक स्टेबिलिटी भी बोलेंगे। और ये थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या एक्सप्लेन करेंगे उस कंपाउंड के बारे में, ज़रा उसको हम लोग देखते हैं। मतलब इतना याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी को हम लोग थर्मोडायनेमिकली भी एक्सप्लेन करेंगे और काइनेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब ये क्या एक्सप्लेन करता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इसको हम लोग समझते हैं। तो कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी of a complex refers to the tendency to exist under equilibrium condition। माने उस कंपाउंड का फॉर्मेशन के दरमियान जो इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश्ड होगा, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में उस कंपाउंड का एग्जिस्टेंस क्या है, उसी को रेफर करता है या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। या दूसरे शब्दों में हम लोग बोले कि इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए मेटल आयन to form a particular complex ion। माने कोई भी एक मेटल आयन, जो डी ब्लॉक मेटल आयन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो वह मेटल आयन कितना आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा उसी को मेजर करता है, उसी को मापता है यह थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड to metal ligand bond energy।
मेटल और लिगैंड का जो बॉन्ड एनर्जी है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब हुआ कि मेटल और लिगैंड के बॉन्ड को तोड़ने में यदि ज़्यादा एनर्जी लग रहा है मतलब वह कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली अधिक स्टेबल है, और यदि उस मेटल लिगैंड बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लग रहा है इसका मतलब कि वह कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो मेटल लिगैंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में यदि डील करता हो तो वही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। मतलब इस बॉन्ड एनर्जी के आधार पे यदि आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हो देन इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब बोला कि यह जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है इसके लिए जनरली हम लोग दो टर्म पढ़ते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग केवल के या फिर इसी को KF भी लिखा जाता है, और इसी को हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और यही स्टेबिलिटी कांस्टेंट को भी के या फिर हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं ऐसा। तो इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट के आधार पे जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डील किया जाता है। कैसे डील किया जाता है समझोगे। फिलहाल यहाँ तक बात समझ गए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या बतलाएगा। तो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन के दरमियान जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में वह कंपाउंड कितना एग्जिस्ट कर पा रहा है या नहीं। यदि ज़्यादा एग्जिस्टेंस है मतलब ज़्यादा स्टेबल, कम कर रहा है मतलब कम स्टेबल। साथ ही साथ बोल रहा है कि यही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेजर करता है, बतलाता है कि एक मेटल आयन कितना आसानी से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। साथ ही साथ यह डायरेक्टली रिलेटेड होता है मेटल लिगैंड का बॉन्ड एनर्जी से। मतलब उस मेटल और लिगैंड के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या लग रहा है, ज़्यादा एनर्जी लग रहा है मतलब कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कम लग रहा है मतलब अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और लास्टली कि उस कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है या उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, के या फिर बीटा। तो ये भी जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ही या मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन करता है। तो इसके लिए जो ये सारे टर्म्स हम लोग सुने, गिब्स फ्री एनर्जी सुने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुने, उसके बाद अभी फॉर्मेशन कांस्टेंट सुने, तो ये सारे एक दूसरे से आपस में रिलेटेड हैं। और ये कैसे एक दूसरे आपस में रिलेटेड हैं कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है -RT/ln/KF एक ऐसा रिलेशन है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे इस चीज़ को, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है वहाँ भी पढ़े होंगे, या फिर डेल्टा G0 बराबर -NF/E0। अब यही दोनों को कॉरिलेट करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा RT/ln/KF बराबर NF/E0। क्या ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखोगे। यहाँ डेल्टा G0 इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, KF is the formation constant and E0 is the standard electrode potential, a standard electrode potential। अब यहाँ से देखोगे थर्मोडायनेमिक्स में जो बात आप पढ़े होगे कि वैसा कोई भी प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव हो, तो डेल्टा G नेगेटिव बताता है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कि वह प्रोसेस खुद ब खुद होगा। इसका मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कर रहे हो और यदि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन में उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है मतलब वह फॉर्मेशन अपने आप होगा, वह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और यह डेल्टा G नेगेटिव कब आएगा या डेल्टा G ज़्यादा नेगेटिव कब आएगा, जब इस KF का वैल्यू बड़ा हो। तो KF का वैल्यू जितना अधिक होगा या पूरा वैल्यू उतना ही ज़्यादा नेगेटिव आएगा, मतलब डेल्टा G उतना ही नेगेटिव। एंड व्हाट इज KF? KF इज़ द फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब ये भी कहीं ना कहीं बतलाएगा कि उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कितना आसानी से हो रहा है। तो उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जितना आसानी से होगा इस KF का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। KF का वैल्यू बड़ा होना मतलब कंपाउंड जल्दी बन रहा है ना, और डेल्टा G उस केस में नेगेटिव आ जाएगा मतलब कि वह प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो गया। उसी प्रकार से यही डेल्टा G को यदि आप E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखोगे तो यहाँ भी वही चीज़ है कि यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा या पूरा वैल्यू उतना ही नेगेटिव में आएगा, मतलब डेल्टा G नेगेटिव विच फेवर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
या फिर यहाँ से यदि कॉरिलेट करोगे तो E0 का वैल्यू बढ़ा तो KF का वैल्यू बढ़ा। तो E0 और KF का वैल्यू जो है पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, और जब ये दोनों लार्ज पॉजिटिव होंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू लार्ज नेगेटिव आएगा। और ये सारे कंडीशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हैं, एक फेवरेबल प्रोसेस के लिए हैं, जो बतलाएगा कि उस कंपाउंड का बनना कितना आसान है या फिर उस कंपाउंड का एग्जिस्टेंस उस सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा है, कितना पॉसिबल है उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी। तो इन सारे टर्म्स को आप समझोगे, चूँकि अलग अलग चैप्टर्स के टर्म्स हैं तो डिटेल नॉलेज होने के बाद ही कंप्लीट कंसेप्ट हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना सा बात याद रखोगे कि एक कोई भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी या उसका फॉर्मेशन के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होना चाहिए, KF का वैल्यू हाई होना चाहिए, और ये दोनों टर्म का वैल्यू हाई होगा तो डेल्टा जी शुड बी लार्ज नेगेटिव, और लार्ज नेगेटिव होने का मतलब ही हुआ वह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वह टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं या हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि वहाँ मेटल आयन 4 लिगैंड से घिरा होगा। हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, इसका मतलब कि 6 लिगैंड से घिरा होगा। अब जैसे मान लो कोई भी मेटल आयन है Mn+, तो यह मेटल आयन जब लिगैंड से कंबाइन करेगा तो जाहिर सी बात है क्योंकि वह कॉम्बिनेशन जो है सॉल्यूशन फेज में होगा, और यदि सॉल्यूशन फेज है मतलब कि बेसिकली वाटर, और यदि यह मेटल आयन वाटर में है तो इसका हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन के दरमियान यह वाटर से जो है कंबाइन करेगा। कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे या तो बताना पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स के नेचर पे डिपेंड करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे एक्वेटेड या फिर हाइड्रेटेड मेटल आयन। और अब क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ N का वैल्यू 4 है, सपोज मान लेते हैं हम लोग, तो अब क्या होगा कि यह जो एक्वेटेड मेटल आयन है, दिस एक्वेटेड मेटल आयन, यह जो है लिगैंड से कंबाइन करेगा। तो जब लिगैंड से कंबाइन करेगा तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होगा कि लिगैंड यहाँ आएगा, H2O बाहर जाएगा, ऐसा M ये हो जाना है H2O का होल 3L, और फिर यहाँ से एक H2O बाहर हो जाएगा। अब इस H2O का सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर लिगैंड के द्वारा जितना आसान होगा, इस प्रोसेस का फॉर्मेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही अधिक होगा। फिर से आप वही करने वाले हो, फिर से यहाँ कोई लिगैंड ले लो, एक और वाटर सब्स्टिट्यूट करेगा H2O मॉलिक्यूल, तो H2O का होल 2L2, फिर यहाँ से एक और H2O, ऐसे ही करके चलते जाएगा। तो यह जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है H2O मॉलिक्यूल का लिगैंड के द्वारा, यही बेसिकली इस कंपाउंड के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने वाला है। तो जनरली हम लोग इस H2O को शो नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप इसको ऐसे दिखला सकते हो कि M कोई मेटल आयन या मेटल एटम है, लिगैंड से कंबाइन किया तो यह बनाया Ml, ऐसा एक लिगैंड जो है इसके साथ जुड़ गया। इसके लिए इक्विलिब्रियम या फॉर्मेशन कांस्टेंट है K1। तो जब इस K1 का एक्सप्रेशन लिखोगे, इक्विलिब्रियम में पढ़े हो, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Ml बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L, ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट टाइम यह जो Ml बना है एक और लिगैंड से कंबाइन करेगा, तो मान लो यह K2 है तो यह Ml2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप लिखोगे K2 का, तो Ml2, यहाँ Ml और फिर यहाँ L, अगेन बढ़ते जाओ, Ml2 और फिर एक और L, K3, तो ये हो जाएगा Ml3, और K3 इक्वल टू लिखोगे तो फिर Ml3, यहाँ हो जाएगा Ml2 और अगेन L। एक बार और वैसे ही करो, या जो Ml3 है अगेन एक L से कंबाइन कर जाएगा तो K4 Ml4, तो यहाँ से K4 बराबर आप लिखोगे तो Ml4 Ml3 और यहाँ हो जाएगा L। ऐसे करके आप हेक्सा कोऑर्डिनेटेड तक जाओगे तो K6 तक भी जो है या वैल्यू आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ के आधार पे आप यदि देखोगे तो यह K1 बता रहा है इस Ml के फॉर्मेशन को, K2 बता रहा है Ml2 के फॉर्मेशन को, E बता रहा है Ml3 और K4 बता रहा है Ml4 के
फॉर्मेशन को। इसके लिए सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू दिए हुए हैं। अब एक बात इसमें तो हम लोग जानते हैं कि यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जितना बड़ा होगा मतलब कि उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ही अधिक है, क्योंकि सब में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और यदि इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल है, और ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब इस केस में उस कंपाउंड का मतलब प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जो है क्या होगा, ज़्यादा। यदि कम स्टेबल रहता तो बनता ही क्यों, फिर तो बैकवर्ड रिएक्शन होता। लेकिन फॉरवर्ड ज़्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन अधिक, तो इस के का वैल्यू भी जो है सो ज़्यादा होगा, अधिक होगा। इसी के लिए यदि आप ओवरऑल लिखोगे कि ऐसे कई लिगैंड्स आपस में जुड़ते ही जा रहे हैं, तो फिर इसको ऐसे समझना है। मान लो कि M है और N लिगैंड है, तो यह हो जाएगा MlN। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्वियसली आप लिखोगे Kn। तो यहाँ से जब आप लिखोगे Kn इक्वल टू, तो लिखोगे MlN, यहाँ हो जाएगा M, यहाँ हो जाएगा L, और ये L का पावर N। जो कॉफिशिएंट है वह पावर में चला जाता है। यहाँ ये जो Kn है, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इसी Kn के जगह हम लोग बीटा एन भी लिखते हैं। बीटा एन भी यही है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इसके अलावे जो यहाँ K1, K2, K3, K4 आए थे, इस सब को बोला जाता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनने के लिए उसमें लिगैंड्स स्टेप वाइज आकर के जुड़ते जाते हैं, और इसलिए प्रत्येक स्टेप के लिए एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, एक फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। और जब ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए आप निकालोगे तो फिर वहाँ हम लोग ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट देते हैं, जो बेसिकली बीटा के रूप में होता है। अब इसमें से जनरली या जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इसमें ऐसा होता है K1 ग्रेटर दैन K2 ग्रेटर दैन K3 ग्रेटर दैन K4, ऐसा ही होते जाता है। मतलब कि फर्स्ट स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू जनरली अधिक होता है, या जनरल ट्रेंड है, हमेशा ऐसा ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर लिगैंड आकर के जुड़ गया, सपोज एक लिगैंड है, तो जब एक ही लिगैंड जाके जुड़ा है तो वहाँ तो यह मेटल आयन बिल्कुल फ्री था, आसानी से लिगैंड जुड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद यदि कोई लिगैंड आकर के जुड़ेगा, सपोज एक मेटल है, इससे यहाँ एक लिगैंड जुड़ा, अब फिर से कोई लिगैंड आना चाह रहा है, तो पहले से जो लिगैंड प्रेजेंट है उसके चलते इसका स्टेरिक रिपल्सन हो सकता है, थोड़ा बहुत ही हो लेकिन हो सकता है। अगेन एक और आया, फिर से वही बात होगा, एक और आया, फिर से माने स्टेरिक रिपल्सन। जैसे जैसे लिगैंड का संख्या बढ़ते जाएगा वैसे ही इनकमिंग लिगैंड के लिए परेशानी बढ़ते जाना है। और यह जो लिगैंड का संख्या बढ़ने से इनकमिंग लिगैंड को परेशानी हो रही है, इसी के चलते जो है आगे अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का रेट घटते जाएगा, मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करते जाएगा। तो जैसे जैसे लिगैंड जुड़ते जाते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट उसका डिक्रीज करते जाता है। लेकिन यह जनरल ट्रेंड है, हमेशा यही हो या कोई ज़रूरी नहीं है। तो यदि यहाँ आप स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसमें रिलेशन हम लोग पता करना चाहें कि कैसे वे एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि यह जो बीटा एन है यह डायरेक्ट इक्वल होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 से लेकर के Kn तक। मतलब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप, या फिर द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ऐसा समझ सकते हो।
जब इसमें आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो हो जाएगा लॉग बीटा एन और इधर हो जाएगा लॉग K1 इंटू K2 इंटू K3 से लेकर के Kn तक। अब यहाँ सारे मल्टीप्लाई में है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो लॉग बीटा एन बराबर लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 ऐसा ही चलते जाएगा प्लस लॉग Kn। तो इस प्रकार से आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है निकाल सकते हो उस कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे एक एग्जांपल भी देख लें हम लोग इसमें। एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हम लोग कंसिडर करें टेट्राएमीन कॉपर 2 जो कि एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए मतलब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कंसिडर करें CuNH3 का होल 4 पर 2 प्लस। तो स्टेप वाइज चलोगे तो Cu2 प्लस सबसे पहले एक NH3 से कंबाइन करेगा तो यहाँ K1 हो जाएगा CuNH3 ओवरऑल 2 प्लस। अब इसके लिए यहाँ K1 लिखोगे तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा CuNH3 2 प्लस बाई Cu2 प्लस इंटू NH3 का कंसंट्रेशन। IC K1 को लॉग के टर्म में लिखोगे तो इस लॉग K1 का वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली आया है वह 4.0 आया है। सेम वे में अब आगे बढ़ते जाओ Cu एक NH3 जुड़ चुका है, एक और जोड़ दो तो इसके लिए अब हो जाएगा K2 तो CuNH3 का होल 2 पर 2 प्लस। वैसे इसके लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो यहाँ से K2 आएगा, इस K2 के लिए जो भी एक्सप्रेशन है क्या आ सकता है CuNH3 का होल 2 पे 2 प्लस, नीचे हो जाएगा CuNH3 पर 2 प्लस इंटू NH3 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से इस लॉग K2 का वैल्यू निकाला गया है 3.2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ CuNH3 का होल 2 पे 2 प्लस, एक और NH3 जुड़ा तो इस बार हो जाना है K3 और यहाँ हो जाएगा CuNH3 का होल 3 पे 2 प्लस। तो यहाँ से K3 आएगा तो डायरेक्ट लॉग K3 का वैल्यू लिख देते हैं 2.7। और वैसे ही एक लास्ट किया जो बना है CuNH3 का होल 3 पे 2 प्लस, एक बार और NH3 जुड़ेगा तो ये हो जाना है K4 CuNH3 का होल 4 पे 2 प्लस बन गया फाइनली। तो यहाँ से यह जो log K4 है इसका वैल्यू होता है 2.0। तो देख रहे हो log K1 जो फर्स्ट स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो वही तो बताए थे कि जैसे लिगैंड्स आते जाएंगे उस कंपाउंड के फॉर्मेशन का ईज जो है डिक्रीज करते जाएगा स्टेरिक फैक्टर के चलते। तो यहाँ से जब आप ओवरऑल निकालोगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब लॉग बीटा 4, तो सबको जोड़ दोगे लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4 जो फॉर्मूला लिखे थे, तो सबको जोड़ करके क्या आंसर आ जाना है 4 प्लस 3.2 प्लस 2.7 प्लस 2.0 तो 11.9। दिस इज़ द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब यह जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इसी स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल है वह कहलाएगा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, यही जो अभी हमने लिखा CuNH3 का होल 4 पर 2 प्लस, तो इसके लिए लॉग बीटा 4 का वैल्यू 11.9 आया था। लेकिन यदि इसका केवल हम लोग बीटा 4 की बात करें लॉग नहीं, तो यह वैल्यू हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 13 ऐसा।
तो जब इसी के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो 1/β4। अरे स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी एक दूसरे का उल्टा ना हुआ, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल दो, 1/2.1 × 10⁻13, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ देख रहे हो कि इस कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो बहुत हाई है, 10⁻13, इसका मतलब कि यह कितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, यू कैन इमेजिन। तो जब इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू इतना बड़ा है, इसका मतलब कि इसका जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा बहुत कम आएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ 10⁻−14 के रेंज में आएगा। तो जाहिर सी बात है ना, दोनों रेसिप्रोकल है और एक वैल्यू बहुत हाई है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वह बहुत ही लो वैल्यू आएगा। और यह जो β4 का इतना हाई वैल्यू है, यही बतला रहा है कि यह कंपाउंड कितना स्टेबल है, या फिर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कितना फेवरेबल है, कितना आसानी से यह कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो ये थे मैथमेटिकली कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस कंपाउंड के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। तो वह बेसिकली हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पे एक्सप्लेन करते हैं। पहले स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखते हैं, फिर सबका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाता है। और प्रत्येक स्टेप का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो धीरे धीरे लिगैंड आने से उसका वैल्यू डिक्रीज करते जाता है स्टेरिक फैक्टर के चलते। अब थ्योरेटिकली जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को प्रभावित करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।